तो आखिर कौन है कांग्रेस की बुरी हालत का जिम्मेदार? इस सवाल पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष हमारे साथ हैं। साथ ही साथ हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में। और धीरज नैयर फर्स्ट पोस्ट के से जुड़े हुए हैं, थिंक इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, एडिटर एट लार्ज हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। और मनोज, हम जो ये कांग्रेस की अभी ये पोस्ट पोल सर्वे के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बुरी हालत जो होती दिख रही है पहली नजर में, एक आम आदमी इसे किस चीज से जोड़कर देख रहा है? कांग्रेस कहां चूकी? देखिए संदीप, मैं थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूंगा, हालांकि मुख्तसर ही है वो। अगर गौर करें 2012 के विधानसभा चुनाव में तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद कुर्सी से खड़े होकर कहा था कि इस मर्तबा कांग्रेस पूरी तरीके से ऐसे खड़ी होगी जैसे मैं खड़ा हो गया हूं। अगर नहीं भी खड़ी होगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन सच बात तो यह है कि गांधी परिवार की सीमितता है, जो उनकी जो लोग कहते हैं, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, जैसा कि आम राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा रहती कि जो सीमितता है वो रायबरेली और अमेठी तक है पूरे गांधी परिवार की। प्रियंका भी आती हैं तो रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित रहती हैं। रायबरेली अमेठी में भी काफी लंबे समय रहा इस चुनाव के दौरान। वहां भी लोगों में जबरदस्त नाराजगी है और तमाम लोग विकास ना होने और जैसी तमाम सड़कें ना बनने और जैसी बात कहते हैं, क्योंकि वहां पर यही बात कही जाती है कि सरकार का काम है बिजली और सड़क देना। लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं देता गांधी परिवार में से कि आखिर मुलायम सिंह और मायावती दोनों समर्थन देते रहे लगातार, तो फिर प्रदेश सरकार ने सड़क और बिजली वहां क्यों नहीं दी? तो वो सीमितता जो एक सरहद है, उसको कहा जाता है कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश सिर्फ रायबरेली और अमेठी है। वहां पे घूम ना पाना, 2012 का भी यही प्रदर्शन रहा, विधानसभा चुनाव का भी, और लोकसभा चुनाव में भी जो सीमितता रही, विकास कार्यों की कमी रही और पब्लिक से इंटरैक्शन जो नहीं हुआ, वो सबसे दिक्कत की वजह बन गई कांग्रेस के लिए। प्रियंका आती है, रहती है, हाँ वो इंटरैक्ट भी करती है और बड़ी तेजी से लोगों के साथ मिलती भी है और वो सुर्खियों में भी रही इस चुनाव के दौरान। लेकिन एक करिश्मा इतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है कांग्रेस का, और शायद यही वजह है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस किसी जमाने में दिखाई देती है, अब वो अपनी जमीन खोजती नजर आती है, खोदती नजर आती है। संदीप, बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका इस एनालिसिस के लिए। आइए हम स्टूडियो में मेहमानों से चर्चा शुरू करें। और चूंकि कांग्रेस बीट कवर करती हैं पल्लवी आप बहुत गहराई से, और कांग्रेस के प्रवक्ता तो हमसे बात ही नहीं करते, तो इसलिए आप उनके अंदर की हालत बताएं। मुझे लगता है यूपीए 2 की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि ये मिस्ट्री है कि कोई लीडरशिप ऐसे कैसे फेल हो सकती है, तो वो चौखंबा राज है। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, राहुल गांधी। यूपीए 2 का 2/3 कार्यकाल इस चौखंबा राज पे चला, तो वो हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से, और ये स्ट्रक्चरल कोलैप्स तो होना ही था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी में अब ये है कि वो सुने भी तो किसकी सुने, सोनिया गांधी के पॉलिटिक्स को सुने या राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को सुने। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब कांग्रेस के लिए तब शुरू होगा जब सब रिजल्ट्स आएंगे, और अगर कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा, सबसे पहले तो वो बचाने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी का खुद जिम्मेदारी लें, क्योंकि पिछले बार जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था और जब परिणाम आए थे, तब मुझे याद है राहुल गांधी 10 जनपद से निकले थे, 2 मिनट के लिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, फिर प्रियंका गांधी, आपने वो विजुअल्स भी देखे होंगे, प्रियंका गांधी ने हाथ रखा था उनके पीछे और फिर दोनों अंदर चले गए थे एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने के लिए। मुझे लगता है राहुल गांधी भी शायद किसी हद तक जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के अंदर क्या मंथन होगा वो देखना होगा। एक तबका है कांग्रेस का, और खासतौर पर जो सीनियर कांग्रेस है, वो ऑलरेडी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, और वो तबका शायद मजबूत हो जाएगा। अब वो किसी न किसी तरीके से शायद ये सवाल उठाएगी कि क्या राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, और क्या राहुल गांधी खुद तैयार है। और इसमें एक और बात कुमार केतकर साहब, क्या आपको ऐसा लगा चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले ही, मैं सितंबर अक्टूबर से की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तब से ये कोशिश शुरू हो गई थी कांग्रेस में कि ये तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो गलतियां मनमोहन सिंह की, आप उन्हीं के अध्यादेश को फाड़ कर कह देते हैं नॉनसेंस। एक आम आदमी में क्या जाएगा इसका संदेश, और क्या गया होगा कि क्या सरकार आपकी नहीं है, आप अपनी सरकार को ही, अपने प्रधानमंत्री को धता बताने लगे, नॉनसेंस कहने लगे उनके कदम को? क्या ये कमजोरी दिखी कांग्रेस की? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें एक शक्ति है वो स्थितिवादी है, और दूसरी शक्ति है परिवर्तनवादी है। अभी क्या हो गया कि स्थितिवादी शक्ति जो थी उसका ही कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा पगड़ा रहा। हमेशा आपने देखा होगा
1967 में जब ऐसा हुआ तब 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई, 1977 में हारने के बाद 1979 में फिर से पार्टी स्प्लिट हो गई, 1984 में राजीव गांधी जब आए तब भी बहुत सारे लोग बाहर गए, जैसे प्रणब मुखर्जी बाहर गए, बहुत सारे गए। इस तरह की कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवर्तनवादी शक्ति मतलब स्प्लिट करते हुए भी हुई ही नहीं है। गए 10 बरस में, जैसा अभी संजय ने कहा, ये 4 लोगों के ताबे में ही पूरा नेतृत्व रहा है। जब कोई स्थितिवादी शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता अंतर्गत, संगठनात्मक और विचारात्मक, तब ऐसी स्थिति आती है कि परिवार अपनी ही सरकार को गालियां देने लगे। परिवार तो पहले से परिवार उससे पीछा आप बराबर कह रहे हैं, करता आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन परिवार कोई नया नहीं आया है। परिवार 2004 में भी था, 1999 में था, हारने के बाद भी था। 1999 और 1998 में परिवार का तो बहुत कुछ भी रोल नहीं था और हार गए थे, तो परिवार था ही। तो परिवार एक स्टेबल कंडीशन है। बहुत कंटेंशियस और बहुत ही क्यूरियस इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के। कांग्रेस पार्टी तो शायद 1 साल लगाएगी इसके एनालिसिस पर अपने कंक्लूजन निकालने के लिए। हम कोशिश करते हैं कि उनको सिंसियरली, मजाक के तौर पर कह रहा हूं, लेकिन सिंसियरली कुछ एनालिसिस आज सामने उनके लिए रखते हैं। उस पर आने के पहले हिलाल, आप आज हमारे साथ इस चर्चा में कांग्रेस पर चर्चा के लिए पहली बार हैं। आप कांग्रेस पार्टी की इस हालत के लिए क्या फैक्टर जिम्मेदार मानते हैं? एक फैक्टर क्या है? देखिए, मैं इस चर्चा में, हम लोग अपने इस पूरे कार्यक्रम में बात मैं बार बार कहता रहा हूं, और मैं उसको एक बार इस सवाल को थोड़ा सा बदल कर पूछना चाहूंगा। और मेरा सवाल ये होगा कि इतने होने के बावजूद भी वो संतुष्ट क्यों दिख रहे हैं? वो बेचैनी क्यों नहीं है जो एक हार के बाद होती है? और उसको हमें एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ये बात मैंने कई बार कही भी है कि इस समय राज्यसभा में 69 सीटें कांग्रेस के पास है। राज्यसभा में वो मजबूत हालत में है। देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। तो अगर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक प्रयोग के तौर पर मोदी की सरकार बन भी जाती है, जैसा कि रुझान दिखाई दे रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करना संभव है। इसके अंदर दूसरा पक्ष जो है वो है राहुल की अपनी महत्वाकांक्षा। वो अपनी शर्तों पर चीजों को चाहते हैं, और यही कारण है कि चाहते तो वो हैं, लेकिन कोई कॉन्सेप्चुअल पैकेज वो प्रोड्यूस करने में फेल रहे। और यही वजह थी कि कई बार तो मैंने ये भी महसूस किया कि जो उनके चुनाव घोषणा पत्र में था वो उनकी भाषा में नहीं था, और जो घोषणा पत्र में था वो इतना लचीला था कि यहां तक कि तेलंगाना, जिसको सोनिया गांधी ने जाकर कहा कि हमने बनवाया है, वो उनके अचीवमेंट तक में नहीं है। तो इसका मतलब इल प्रिपेयर्ड थे, पहले से ये तय और मानकर चल रहे थे कि अब हम बैकफुट पर रहेंगे। ये आपने बहुत गंभीर बात बताई है। क्या हम लोग इसको, धीरज, ऑपरेशनल फेल्योर बोल करके खारिज कर दें, या शुद्ध रूप से लीडरशिप फेल्योर है, और वो लीडरशिप अगर एक जगह रुकती है तो वो सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी है? लीडरशिप फेलियर है, लेकिन हम आई थिंक गलती कर रहे हैं अगर हम खाली राहुल गांधी को इस पूरी चीज के लिए ब्लेम करें। मतलब राहुल गांधी ने कैंपेन लीड किया, नहीं इफेक्टिव थे, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो सब तो है, लेकिन इन फेयरनेस टू हिम 5 साल की सरकार, 10 साल की सरकार उनकी इनकम्बेंट रही है। हमेशा कठिन होता है इनकम्बेंसी को बैटल करना, लेकिन जो पिछले 3 साल में परफॉर्मेंस रहा उसके वजह से काफी नुकसान पहुंचा। पर वो रिलक्टेंट नहीं दिखे क्या धीरज? राजाभिषेक होता है जयपुर में उनका, वो कहते हैं कि नहीं ये तो जहर बुझा प्याला मुझे पिला रहा है। देखिए, मैं रिलक्टेंट तो है वो, लेकिन अगर रिलक्टेंट नहीं भी होते तब भी आई थिंक कांग्रेस को जिता नहीं पाते इस बार, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब रही। और लोग ये नहीं समझते, आज आके राहुल गांधी कह रहे हैं मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, नॉनसेंस, ये सब जैसे आपने बोला, लेकिन लोग ये खरीदते नहीं है, क्योंकि आप सरकार में, आपकी सरकार थी, आप वाइस प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, आपकी माता जी प्रेसिडेंट है कांग्रेस की, तो आपने क्या किया मनमोहन सिंह की सरकार जब आप देख रहे थे कि ठीक नहीं चल रही थी, तो आपने उसको सुधारने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। धीरज, राहुल के लिए अपॉर्चुनिटी और कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी। पुरुषोत्तम जी, आपके पास ये सवाल लेके आऊंगा। हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि हार के बाद एक मौका होता है अपने को अंडरडॉग के रूप में प्रेजेंट करके एक हमदर्दी की नई शुरुआत करने का। हम ये कल स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे थे राहुल गांधी के लिए कि वो कहेंगे कि सबसे खराब वक्त में कांग्रेस पार्टी की जब था, मालूम था कि हम हारेंगे, तब मैंने जिम्मेदारी के तहत सबसे आगे बढ़कर के भूमिका निभाई कैंपेन को लीड करने की, इसलिए जिम्मेदारी है तो मेरी है, और आगे हम सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 17 मई से उनको काम शुरू करना था, और पता ये लगता है कि मनमोहन सिंह की विदाई के दिन वो छुट्टी मनाने बाली गए हुए हैं। देखिए, ये ठीक है जो आप कह रहे हैं कि एक मौका है, कांग्रेस चाहे तो इस मौके को अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ उस बात पर आना चाहता हूँ जो कुमार ने और हिलाल ने कही, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों के विश्लेषण में एक गलती कहीं ना कहीं जाने अनजाने ये होती है कि हम समझते हैं कि दिया गया वोट केवल कैंपेन के आधार पर दिया जाता है।
ऐसा नहीं है कि केवल पिछले 2 महीने के कैंपेन में आपका कैंपेन जोरदार था और उनका कमजोर था इसलिए वो जीत गए, आप हार गए। लोग जो हैं, लोग ये कहते हैं, आमतौर से कहा जाता है कि पॉपुलर मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, बट इट इज नॉट दैट शॉर्ट एज वेल। आप अभी बात हो रही है कि राहुल गांधी जिम्मेवार है या कौन जिम्मेवार है। राहुल गांधी अकेले जिम्मेवार नहीं है, ये मैं मानता हूं। और जो इस सरकार की और पार्टी की जो फंक्शनिंग की पद्धति रही है और जिसने मुझे लगता है कि एक बहुत ही गलत और लगभग हास्यास्पद इमेज लोगों के सामने पेश की, उसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। श्री रामदेव नामक एक सज्जन दिल्ली पधारते हैं कोई आंदोलन करने के लिए। अपनी अल्प जानकारी में मेरे लिए ये पहला अवसर था, मैं इसके पहले किसी अवसर से वाकिफ नहीं हूं, कि कैबिनेट के 5 बड़े वरिष्ठ मंत्री, जिनमें से एक आज भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। बहुत सही। उसके उसके बाद वो बाबा जी अनशन पे बैठ जाते, जो भी करते हैं वो योगासन करते हैं या जो भी आंदोलन करते हैं। 5 दिन पहले जिस व्यक्ति को आपके 5 मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था, उसी व्यक्ति को रात के 2 बजे पुलिस आपकी मार मार के भगाती है, वो सलवार कुर्ता भाग के पकड़े जाते हैं। हम सब इस इमेज को याद करके रामदेव पर तो हंसते हैं कि वो सलवार कुर्ता पहन के भाग रहे थे। मुझे लगता है कि वोटर कहीं ना कहीं बहुत गहरे में कांग्रेस पर हंस रहा था। आप किस तरह सरकार चला रहे हैं? दिल्ली में कोई आंदोलन करने आ रहा है और आपके मंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं, किस लिए भाई? और आप जो बात कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, अहम बात है इसमें। अगर मैं एक चीज, क्योंकि वो जुड़ जाएंगी दोनों बातें, अन्ना हजारे का अनशन और अरविंद केजरीवाल का जो ये अनशन था, अन्ना हजारे से फर्ज कीजिए, मैं सिर्फ एक आइडिया थ्रो कर रहा हूं पल्लवी, अगर राहुल गांधी जाकर मिल लेते, वहां पर युवा सारे लोग आक्रोशित थे, नाराज थे, गुस्साए हुए थे कि महंगाई भ्रष्टाचार से हम त्रस्त हैं, अगर वो अन्ना से जाकर मिल लेते, राहुल गायब थे। बाकी कपिल सिब्बल कभी कुछ बयान दे रहे हैं, सलमान कुछ बयान दे रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि आपने अन्ना हजारे का नाम दिया, उसमें भी सरकार ने अपने आप को जिस कदर हास्यास्पद पोजीशन में प्रस्तुत किया। एक आंदोलन होगा, अनशन होगा, और उसमें 100 से अधिक 2 व्हीलर और 200 से अधिक 4 व्हीलर या उल्टा। दिल्ली में एक रिसेप्शन में इतनी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। किस तरह की मांगे आप रख रहे हैं? किस तरह के रिस्ट्रिक्शन आप लगाना चाह रहे हैं? उसके बाद आप उनको बंद कर देते हैं। अब आप देखिए, ये भी मेरे लिए अभूतपूर्व था स्वतंत्र भारत में कि एक आदमी को आप कह रहे हैं कि महाराज आप जाइए तिहाड़ छोड़ के, वो कह रहा है मैं नहीं जाता। यानी दिस गवर्नमेंट लॉस्ट नॉट ओनली द इकबाल जिसकी बात हो रही थी, बल्कि लोगों का वो विश्वास। यानी लोगों को लगा कि ये सरकार चला रही है, तमाशा कर रहे हैं, सर्कस चला रहे हैं। संदीप केतकर साहब से एक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। केतकर साहब, राजनीति में कोई आखिरी दिन नहीं होता कैलेंडर में, ये हम सब जानते हैं, और हर जगह से नई अपॉर्चुनिटी शुरू होती है। मुझे अब डर है, डर यह है कि हार की समीक्षा करने के नाम पर कमेटी बनेगी फिर से, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए तरीके निकाले जाएंगे। प्रियंका के सवाल पर भी ट्रांसपेरेंटली पब्लिक को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, और नई सरकार बनने के बाद गलतियां होंगी, आलोचना होगी, आपको विरोध करना चाहिए। मुख्य विपक्षी स्वर बनने की अपॉर्चुनिटी कांग्रेस, ममता, सारे विपक्षी दल, अरविंद केजरीवाल, सबके लिए होगा। मुझे डर यह है कि कांग्रेस विपक्ष की पहली आवाज बनने की भी अपॉर्चुनिटी खोने की तैयारी कर रही है। हो सकता है आप कह रहे हो, लेकिन जिसको आजकल के सोशियोलॉजी में पैराडॉक्स ऑफ टेम्पररी एंड पैराडॉक्स ऑफ कॉन्टेम्पररी, टेम्पररी और कॉन्टेम्पररी का पैराडॉक्स कहते हैं, वही है। ये इस तरह का एनालिसिस सीपीएम ने अभी तक दिया नहीं है कि वो बंगाल से और केरल से एकदम गायब क्यों हुए। इस तरह का एनालिसिस अभी तक बीजेपी ने दिया नहीं है कि 2004 में वो गायब क्यों हो गए। इस तरह का एनालिसिस हमको अभी तक इस शिवसेना भाजपा ने भी मुंबई में दिया नहीं है कि 1995 टू 1999 वो पावर में थे, 1999 के बाद गायब हो गए और अभी कांग्रेस के नॉन परफॉर्मेंस के विजय आ रहे। तो मुझे लगता है ये पैराडॉक्स ऑफ टेम्पररी और कॉन्टेम्पररी जिसको कहते हैं, क्या कि अभी ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी को। मैं कह रहा हूं कि 1992 के बाबरी मस्जिद के वजह वो पावर में आए और बाबरी मस्जिद का इशू जैसे पीछे पड़ गया वैसे वो हार गए, ये वो मानने के लिखने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भी पार्टी पब्लिक में एक फेस दिखाती है और प्राइवेट में जो पब्लिक में रिपोर्ट आएगा वो एकदम मीनिंगलेस, ऐसा एक रिडंडेंट रिपोर्ट आएगा, जैसा आपने बताया वैसा आएगा। लेकिन प्राइवेट में वो सब कहते रहेंगे क्या हो रहा है। संजय, एक और खबर आ रही है, हम कांग्रेस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज नाराज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वो संभावित मोदी सरकार में कोई मंत्री पद नहीं चाहती हैं। खबर यह है कि पार्टी ने अभी तक उनकी किसी भी भूमिका पर आश्वासन नहीं दिया और सूत्रों के मुताबिक सुषमा को मनाने में पार्टी जुटी हुई है। वैसे पार्टी आडवाणी से भी बात कर रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। विक्रांत, ये वोटिंग के दिन से पहले और जब आपको लग रहा हो कि सरकार बनने वाली है, इस तरह की खबरें आती हैं, इस
इन खबरों में कितना दम है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? सुषमा दरअसल नाराज हैं या ये पोजिशनिंग है कि मुझे अपने मन मुताबिक मंत्रालय मिल जाए? देखिए संदीप, सुषमा जिस समय, अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी को जब उम्मीदवार चुना गया था तब भी लगातार ये खबरें आई थी कि सुषमा स्वराज और अडवाणी नाराज हैं। अभी भी सुषमा, क्योंकि अडवाणी कैंप की मानी जाती है, उनकी करीबी मानी जाती है, और सुषमा स्वराज का क्या मंत्रिमंडल में क्या स्थान होगा इसको लेकर के अभी पार्टी में चर्चा चल ही रही है। लेकिन जो सूत्रों से पता चल रहा है कि उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। कल भी उनसे बातचीत करने के लिए नितिन गडकरी और बाद में राजनाथ सिंह खुद उनके घर गए थे, लेकिन कोई आश्वासन हमारे सूत्रों के मुताबिक अभी तक सुषमा ने नहीं दिया है। यहां तक कि अडवाणी से आज जब मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की, तो वहां पर भी कोई फॉर्मल न्योता नहीं दिया गया। अडवाणी को कुछ औपचारिक भूमिका के बारे में नहीं बताया गया है और उन्होंने भी अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। तो जाहिर तौर पर अडवाणी और उनके करीबी जो नेता हैं वो एकदम 16 तारीख के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार 16 तारीख के नतीजा आ जाए, किस तरह की तस्वीर बनती है, कौन पार्टी के बड़े नेता जीतते हैं, हारते हैं, इन सब चीजों पर निगाह रखे हुए हैं और उसके बाद ही वो अपने पत्ते खोलने को तैयार है। इस बार के पूरे चुनाव प्रचार में भी सुषमा लगातार गायब रही थी संदीप। बिल्कुल। संजय, आपसे मैं एक टिप्पणी चाहूंगा इस पर। एक वो पुरानी कहावत है गांव देहात की कि गांव बसा नहीं मंगते हांड गए। ये वो होता दिख रहा है बीजेपी में कि 10 साल के बाद जो सत्ता आती दिख रही है, उसकी ललक, उसकी बेचैनी दिख रही है, या दरअसल एक क्लियर और प्रेजेंट डेंजर भी है बीजेपी में कि ऐसी जीत भी मिल रही हो और सिर्फ फटव्वल सामने उभर कर आ जाए। फिर देखिए, ये तो बिल्कुल है, जब आप पावर में आते हैं तो सबको पावर शेयर करने के लिए एक जज्बा होता है, इच्छा होती है, वो तो है ही है। लेकिन देखिए, अडवाणी जी और सुषमा स्वराज दोनों का रिश्ता इस नई लीडरशिप से कैसे डिफाइन हो, ये एक बड़ा ही पेनफुल प्रोसेस है, पहले भी था, आगे भी रहने वाला है। बहुत सीनियर है सुषमा नरेंद्र मोदी के सामने, ऐसे में मातहत का रोल, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, ऐसे में मातहत का रोल स्वीकार करना है या नहीं करना है? अपने टर्म पर एक बहुत ही फर्स्ट अमंग द इक्वल वाले रोल में अपने को इक्वल बना के एंट्री मारनी है, या शायद ये नहीं बनता और मुझे नहीं जाना है? ये तीनों अटकलों के दायरे में है। कहना मुश्किल है कि ये बार्गेन के लिए है। मुझे नहीं लगता कि बार्गेनिंग करके कुछ हासिल होगा, क्योंकि आरएसएस ने बार बार ऐसा असंतोष आया है, डिसेंट आया है, उसको आरएसएस ने शिष्टता से कुचला है। इसलिए ये इसलिए हो सकता है कि जेन्युइनली सुषमा स्वराज ये सोचती हो कि मैं इस पछड़े में न पड़ूं। दूसरा ये हो सकता है कि रिलेशनशिप और मैं कैसे तुमसे बात करूंगा, इसको डिफाइन कर दो। इसको डिफाइन करना हो। खैर, कल हमें पता लगेगा, परसों और तस्वीर साफ हो जाएगी जब नतीजे पूरे